Good morning, everyone. Myself, Dr. Abhishek Verma, and today we are going to discuss cell membrane. Start from the very basics. जब अर्थ पे लाइफ इवॉल्व हुआ तो जैसा मानते हैं कि जो स्टार्ट फ्रॉम द ओशन, समुद्र से स्टार्ट हुआ, तो चूंकि ये पूरा पानी था और इसके बीच में लाइफ स्टार्ट हुआ, तो नेचर ने इस सेल को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इस इन्वायरमेंट से कैसे अलग किया। तो सोचा उसने कि कुछ जैसे कि हम अगर ड्रॉप फैट के ड्रॉप को और पानी पे स्प्रेड कर दें, उस पर डालें तो वो स्प्रेड हो जाता है पूरे सरफेस पे, तो वैसे ही नेचर ने भी इसी चीज का इस्तेमाल किया। उसने एक लिपिड का एक लेयर बना दिया जिससे बाहर का कंपार्टमेंट अंदर के कंपार्टमेंट से चेंज हो गया, बदल गया। मतलब बदलने का मतलब है कि एक बैरियर बन गया और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट बन गया और इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट बन गया। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, स्टार्टिंग में हो सकता है ऐसा रहा हो कि जो बाहर का कंपोजिशन था वो अंदर के कंपोजिशन के सिमिलर रहा हो, लेकिन जैसे जैसे लाइफ इवॉल्व हुई, इस सेल को कुछ जरूरत पड़ी अंदर के कुछ कंपोजिशन को चेंज करने की, तो उसने बहुत सारे दरवाजे बना दिए जिसके थ्रू आयनिक एक्सचेंज होने लगे और फिर धीरे धीरे ऐसे ही लाइफ इवॉल्व हुई। ये जो दरवाजे हैं इनको बताऊंगा, ये बाद में आप जानेंगे कि ये प्रोटीन्स होते हैं, और ये जो लिपिड है जिससे ये सेल मेम्ब्रेन बना है, फैट होता है। अब हम बात करेंगे ये बाकी कैसे कैसे किन किन रेशियो में कैसे कैसे ये प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन बहुत सारे लोगों ने इसके मॉडल के बारे में बताया कि ये कैसा दिखाई देता है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है वो है, दो साइंटिस्ट हैं, सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने दिया था, जिसको इन्होंने बोला था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें दो चीजें हैं, एक फ्लूइड है, दूसरा मोज़ेक है। फ्लूइड क्या चीज है? फ्लूइड उन्होंने बताया कि लिपिड्स, और मोज़ेक उन्होंने बोला प्रोटीन्स को बोला उन्होंने मोज़ेक्स। क्या है ये? कि ये जो फ्लूइड है, इट्स अ सी मेड अप ऑफ लिपिड। लिपिड का एक सी है जिसके अंदर जैसे मोज़ेक्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा घरों में मोज़ेक के जो फर्श बनती है तो उसमें छोटे छोटे पत्थर एम्बेडेड रहते हैं, वैसे ही प्रोटीन्स जो होते हैं वो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। जैसा मैंने भी आपको बताया था कि कुछ दरवाजे बने, कुछ चैनल्स बने, कुछ पोर्स बने, तो इस तरीके से प्रोटीन्स का इन्होंने नाम दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने, कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इस सेल मेम्ब्रेन के कंसेप्ट को। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है। सेल मेम्ब्रेन, इसकी थिकनेस कितनी होती है? अराउंड 7 to 8 नैनोमीटर। और ये लिपिड बाइलेयर होते हैं। बाइलेयर का क्या मतलब है? कि इसकी दो लेयर है, एक लेयर तो आउटर लेयर होगी और एक इनर लेयर होगी। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन को ड्रॉ करूं तो अगर ये सेल है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको अगर एक्सपैंड करूं, इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो मुझे देखने को मिलेगा इसकी एक आउटर लेयर है और इसकी एक इनर लेयर है। तो सिंगर निकोलसन ने क्या बताया कि इट्स अ बाइलेयर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लिपिड्स। अब हम ये जानेंगे किस तरह के लिपिड से ये बने हुए होते हैं। तो यानी कि कंपोजिशन। एक चीज ये भी जानना जरूरी है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये दो कंपार्टमेंट को सेपरेट कर रहा है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये अगर ओशन है और इसमें एक सेल बना, तो ये दो तरह का कंपार्टमेंट बन गया। एक कंपार्टमेंट जो बाहर की तरफ है, एक कंपार्टमेंट जो सेल के अंदर की तरफ है।
वो कंपार्टमेंट जो सेल के बाहर की तरफ है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट बोला गया, और जो सेल के अंदर है उसको बोला गया इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। जैसा कि आज की डेट में हमारी बॉडी में भी है। हमारे जो भी बॉडी में हमारे अराउंड 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। इसमें से 25% यानी कि 25 ट्रिलियन सेल्स आरबीसी हैं, और बाकी के 75% जैसे 75 ट्रिलियन इज अराउंड ऑल द अदर सेल्स, जितने भी और सेल्स हैं उनको 75% कंस्टिट्यूट करते हैं। लेकिन मैक्सिमम कौन कंस्टिट्यूट करता है? दैट इज आरबीसी। अगर आप इंडिविजुअल सेल की बात करें दैट इज अराउंड 25%। किन किन चीजों से बना हुआ होता है? सबसे पहले हमने देखा था कि इसमें फ्लूइड जो होता है वो लिपिड से बना हुआ होता है, जो सी है दैट इज लिपिड, और प्रोटीन्स बने होते हैं, एंड थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स कितने कंपोजिशन में होते हैं? लिपिड्स कितने में होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। लिपिड्स इज अराउंड 42%, प्रोटीन इज अराउंड 55% ऑफ द ड्राई वेट, ये भी ड्राई वेट है, और कार्बोहाइड्रेट इज अराउंड 3%। अब मैं लिपिड्स की बात करता हूं। देयर आर टू मेजर लिपिड्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन आर, द फर्स्ट वन इज फॉस्फोलिपिड एंड द सेकेंड वन इज कोलेस्ट्रॉल। और तीसरे जो होते हैं, जो अदर लिपिड्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड अदर्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। दिस वन इज 42% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। फॉस्फोलिपिड्स, अब फॉस्फोलिपिड्स के बारे में जानेंगे, फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे ये ओरिएंटेड होते हैं, कैसे कैसे ये प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने जाना कि ये बाइलेयर स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है कि फॉस्फोलिपिड होता कैसा है? इसका एक पोलर एंड है और दूसरा नॉन पोलर एंड है। जो पोलर एंड है वो फॉस्फेट कंटेन करता है, पी से पोलर, पी से फॉस्फेट एंड पी से पानी। पानी का मतलब क्या है? दीज आर हाइड्रोफिलिक पार्ट्स, that means they are water loving parts. This one, the head end, and the tail end made up of fatty acids. They are made up of fatty acids, they are non-polar and they are hydrophobic. ये तो एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, ऐसा ये होता है। अब इसको उसका ओरिएंटेशन देखना है कि सेल मेम्ब्रेन में कैसे ये ओरिएंटेड होते हैं। जैसा हमने जाना कि ये बाइलेयर स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है कि लिपिड के दो लेयर होंगे, फॉस्फोलिपिड्स के दो लेयर हैं। और फॉस्फोलिपिड्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड। सैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड और अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड में डिफरेंस क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनके फैटी एसिड चेन में एक किंक होता है, देयर इज अ किंक इन द फैटी एसिड चेन, व्हेयरएज फॉस्फोलिपिड जो सैचुरेटेड होते हैं उनमें कोई किंक नहीं होता है, अनसैचुरेटेड वाले में किंक होता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे इस चीज को। तो अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो ये थोड़ा ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसका एक पोलर पार्ट है दैट इज हेड एंड, और दूसरा टेल एंड होता है। टेल एंड जो होता है वो ओरिएंटेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस पार्ट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट, वाटर लविंग पार्ट होता है। तो ये पानी की तरफ होता है। इसका मतलब है जैसे ही इवोल्यूशन के टाइम पे जब सेल धीरे धीरे समुद्र से बाहर सरफेस पे आया तो उसने क्या किया, उसको वही एनवायरनमेंट चाहिए था जो उसके सराउंडिंग में पहले से था।
कहने का मतलब है जो वो पहले पानी में स्टार्ट हुआ लाइफ, तो हर सेल को अपने चारों तरफ पानी चाहिए, और वो पानी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल समुद्र के कॉम्पोजिशन जैसा होना चाहिए। इट रिजेंबल्स ओशनिक कॉम्पोजिशन, मतलब इसकी ऑस्मोलैरिटी, इसमें जो सॉल्ट्स होंगे, जो भी इसमें आयंस होंगे, वो कैसे होने चाहिए सेल के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। इसने अपने साथ सरफेस पे आया या अर्थ पे, तो ये थोड़ा पानी लेके आया, और इसके अंदर का जो फ्लूइड होगा वो कंपोजिशन बाद में चेंज होता चला गया बिकॉज ऑफ द these doors, these proteins, these channels, these pores। तो नेचर ने ऐसा इस चीज को बनाया कि इसमें अगर ये सिर्फ लिपिड डाल देता तो ये इससे कभी कांटेक्ट में नहीं आ पाता वाटर के, सराउंडिंग वाटर से। ये हमेशा इससे, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक होना चाहिए था, लेकिन नेचर ने इसको ऐसा इवॉल्व किया कि इसका जो आउटर एरिया है, जो इसका हेड एंड है, दोनों ही लेयर में, इसको इसने बनाया वाटर लविंग। इसमें फॉस्फेट ऐड कर दिया, और जो ये फैटी एसिड्स हैं, जो एसिड है, जो मतलब जो लिपिड है, जो फैट है, उसको इसने सेंटर की तरफ ओरिएंट कर दिया, जिसकी वजह से ये बाहर के पानी के कांटेक्ट में रह सके, और इस सेल के अंदर भी पानी है तो ये इस सेल के अंदर के पानी के भी कांटेक्ट में रह सके, ताकि ये इसको इसके साथ एडजस्ट कर पाए। नेचर ने इसको ऐसा बनाया। और ये जो फैटी एसिड्स हैं, जिस सेंटर की तरफ ओरिएंटेड रहते हैं, इसी फैशन में ओरिएंटेड रहते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे कुछ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, कहते हैं कि these substances can easily cross the cell membrane because the core of the cell membrane is made up of lipid। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और अल्कोहल है, दे आर lipid soluble substances, so they can easily cross the cell membrane and enter into the cell। अब जो वाटर soluble substances होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, एंड एमिनो एसिड्स हो गए, ये कैसे सब्सटेंसेस हैं, दे आर वाटर soluble, they cannot enter the cell membrane directly through the cell membrane because the inner core is made up of lipid। तो वाटर soluble substances क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इन वाटर soluble substances को क्रॉस करने के लिए नेचर ने इसके अंदर कुछ दरवाजे बनाए जो कि प्रोटीन से बने हुए होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो पहला लिपिड है, द फर्स्ट लिपिड इज फॉस्फोलिपिड, जो कि सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाने वाला लिपिड है। इसमें सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड? अगर किसी के पैर में कोई डिफेक्ट है, किसी को पोलियो है, या उसका पैर माल फॉर्मेशन में है, और तो उस बंदे को चलने के लिए थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए होगा, नीड्स मोर स्पेस। Whereas अगर हम बात करें कोई चीज, जैसे मुझे अभी कोई पैथोलॉजी नहीं है, मैं बिल्कुल सीधा चल सकता हूं, तो मुझे उतना स्पेस नहीं चाहिए। पर अगर कोई किसी के पैर में दिक्कत है तो उसको थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए होता चलने के लिए, जिसकी वजह से ये आपस में थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं। बताऊंगा ये सब चीजें क्या किस चीज में हेल्पफुल होती हैं। अभी बस इतना जानना जरूरी है कि ये जो किंक होता है, इसकी वजह से फ्लूइडिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्या होती है वो बातें बाद में बताता हूं मैं आपको। फॉस्फोलिपिड्स। इसके बाद हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स की। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स दूसरे लिपिड्स हैं, दे आर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड। और कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल होता है स्टेरॉइड का एक रिंग होता है प्लस हाइड्रोक्सिल एंड। तो जैसे ये मान लीजिए अगर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है तो इसके एक एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। जिस एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, दैट पार्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज हाइड्रोफिलिक, whereas rest of the molecule, that steroid ring, is hydrophobic। तो वो सेंटर की तरफ ओरिएंटेड रहेगा। तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इस तरीके से ओरिएंटेड रहते हैं, क्योंकि सेल के बाहर भी पानी है और सेल के अंदर भी पानी है।
अब बात करते हैं कि ये जो दो लेयर होते हैं, जो बाई लेयर है, दे आर नॉट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो लेयर है इट डिफर फ्रॉम दिस लेयर। दोनों के कंपोजिशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या, किस लेवल पे डिफरेंस होता है? दैट इज फॉस्फोलिपिड्स। The first point is phospholipid. The phospholipids which are present in the outer layer are different from the phospholipids which are present in the inner layer. The phospholipids which are present in the outer layer are phosphatidylcholine and sphingomyelin, whereas the phospholipids which are present in the inner layer are phosphatidylserine and phosphatidylethanolamine. तो इस तरीके से ये दोनों कंपोजिशन में, दोनों लेयर्स में एसिमेट्री प्रोड्यूस कर देते हैं, फॉस्फोलिपिड के अलग अलग टाइप्स के होने की वजह से। दूसरा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ूंगा तो थ्री, जो आप सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में सिर्फ 3% को कंस्टिट्यूट करते हैं। वो क्या करते हैं? दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द आउटर सरफेस, दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस। द सेकंड पॉइंट व्हिच मेक्स these layers asymmetrical is carbohydrate molecules. The first one is phospholipid, the second one is carbohydrate molecules, जिसकी वजह से ये asymmetrical हो जाते हैं। और भी चीजें होती हैं, जैसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो सिर्फ आउटर सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, इनर सरफेस पे नहीं होते, क्योंकि प्रोटीन्स भी दो तरह के होते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। कैन बी इंटीग्रल प्रोटीन एंड कैन बी पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द आउटर एंड इनर लेफ्ट makes the bilayer asymmetrical. इसके बाद हम बात करेंगे फ्लूइडिटी के बारे में। व्हाट इज फ्लूइडिटी? फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज फ्लूइड है तो वो मूव करेगी। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन भी फ्लूइड है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। एक सी है, एक फैट का बना हुआ एक समुद्र है, ऐसा कहते हैं। तो these molecules they move laterally. This property of cell membrane is called fluidity of the cell membrane. इसका क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे कभी आप ग्रोइंग एज में हैं या फिर एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस के टाइम पे सेल वॉल की इंटीग्रिटी ब्रीच हो जाती है, ये टूट जाता है। अगर ये लेटरली नहीं मूव करते तो क्या ये वापस यहां से टूटा हुआ फॉस्फोलिपिड ये गायब हो गया, यहां से फॉस्फोलिपिड का एक पैच, तो क्या ये फॉस्फोलिपिड यहां पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो नेचर ने इसको कैसा बनाया है? इसको थोड़ा फ्लूइड टाइप का बनाया था कि ये मूव करके दूसरे एडजेसेंट फॉस्फोलिपिड के पास पहुंचे और वापस इसको सील कर दे। जैसे कि इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में होता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स के फॉर्म में ये डिटैच हो जाते हैं। अब जब डिटैच हो जाएंगे तो ये तो यहाँ पे तो इनकी इंटीग्रिटी ब्रीच हो गई, लेकिन ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी these molecules move laterally and reaches to the adjacent phospholipid and they form a bond between them. There is a bond, there is a formation of bond between these phospholipid molecules and they seal the cell membrane. Fluidity. इसी के कंसेप्ट में एक बात आती है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है कोई ग्रोइंग एज में बच्चा या कोई जिम जाता है जिसके सेल्स टूट गए, वापस से सेल को रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो हमारे सेल के अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स बन रहे होते हैं, इन फॉस्फोलिपिड्स को वापस इन टूटे हुए या इस ग्रोइंग सेल को नए नए फॉस्फोलिपिड्स चाहिए होते हैं। तो ये फॉस्फोलिपिड्स सेल के अंदर जो बनते हैं ये मूव करते हुए यहां पहुंच जाते हैं और फिर ये इस फैशन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नया मेम्ब्रेन बन रहा है और चूंकि सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड होता है तो जो ये इंसर्ट हो रहा होता है तो इंटीग्रिटी ब्रीच तो होती है, लेकिन जो फॉस्फोलिपिड्स एडजेसेंट फॉस्फोलिपिड्स के ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं वो पास आके बॉन्ड बना लेते हैं और वो उसको सील कर देते हैं। अब हम फ्लूइडिटी की बात कर रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फ्लूइडिटी को इंक्रीज करते हैं और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फ्लूइडिटी को डिक्रीज करते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इंक्रीजेस द फ्लूइडिटी? जैसे कि आप टेम्परेचर को अगर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर क्या करेगा? मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ला देता है। तो टेम्परेचर की हम बात करें तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द फ्लूइडिटी। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो इससे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल से ये ले लेता है और जो फॉस्फोलिपिड के लेयर, जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत पास आ जाते हैं। अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा? ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं।
जिसकी वजह से फ्लूइडिटी बढ़ जाती है, और कोई चीज बहुत बिल्कुल पास पास में है तो उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है। बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वी डिक्रीजेस द फ्लूइडिटी। दिस इज वन फैक्टर विच डिटरमाइंस फ्लूइडिटी। द अदर वन इज कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स का जो जहां पे ये प्रेजेंट होते हैं वो इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। कोई दो चीज खड़ी है, उसके बीच में आपने तीसरी चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसके पास स्पेस कम हो जाएगा मूव करने के लिए। तो इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल डिक्रीजेस द फ्लूइडिटी। अगर हम कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट कम कर देंगे तो इट विल इंक्रीजेस द फ्लूइडिटी। क्लियर है? एक फैक्टर और होता है, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो नेचर ऑफ फैटी एसिड, नेचर ऑफ फैटी एसिड, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे तो फ्लूइडिटी कम होगा। कोई चीज बिल्कुल बराबर बराबर में यू रख दी जाएगी तो इनमें फ्लूइडिटी कम होगी। अगर मैं बात करूं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, उसमें क्या होता है, देयर इज अ किंक। इस किंक की वजह से इसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल, जो एडजेसेंट फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये पास नहीं जा पाएगा क्योंकि इसको ज्यादा स्पेस चाहिए, इसको ज्यादा स्पेस चाहिए, तो ये अपना स्पेस लेगा। दिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीजेस द फ्लूइडिटी, whereas saturated fatty acid decreases the fluidity of the cell membrane। यहां तक तो बात हो गई फॉस्फोलिपिड्स की। एक चीज और जानना बहुत जरूरी है, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो भी बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो डिफर करता है सेल मेम्ब्रेन से। कैसे डिफर करता है? तो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर कार्डियोलिपिन्स ज्यादा होते हैं। कार्डियोलिपिन क्या होता है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स phospholipid। It's a complex phospholipid, cardiolipin, which is present in mitochondrial membrane, whereas cell membrane contain cholesterol in maximum amount। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट थ्रू एंड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का अगर डबल लेयर है तो जो प्रोटीन थ्रू एंड थ्रू द प्रेजेंट होंगे इनको क्या बोला जाएगा? इंटीग्रल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन वो प्रोटीन होंगे जो कि सेल मेम्ब्रेन के, ये बाइलेयर स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन, या तो इनर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे या ये आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। तो जो आउटर, जो टुवर्ड द ईसीएफ होगा, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन। और जो सेल के इनर साइड है, टुवर्ड्स द इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन्स। और प्रोटीन का कंपोजिशन कितना होता है, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना सेल मेम्ब्रेन में? दैट इज अराउंड 55%। क्लियर है? अब बात करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में। इंटीग्रल प्रोटीन्स थ्रू एंड थ्रू प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब दे कैन बी चैनल्स, जितने भी चैनल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन्स। दे आर द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आप इनको इससे अलग नहीं कर सकते, ये इसमें ही इंबेडेड रहते हैं, ये इसके पार्ट बन जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के। दे आर अटैच्ड वेरी टाइटली विद द फॉस्फोलिपिड लेयर, बोथ द लेयर्स। और
आयनिक कंपोजिशन या पीएच चेंज करने से इनके स्ट्रक्चर पे उतना डिफरेंस नहीं आता या नहीं आता है। लेकिन अगर हम बात करें पेरिफेरल प्रोटीन की, तो अगर आप आयनिक कंपोजिशन या पीएच चेंज करते हैं तो ये प्रोटीन्स डिटैच हो सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन से डिटैच हो सकते हैं। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन्स के बारे में एक चीज और जानना है कि दे आर प्रेजेंट आइदर ऑन द आउटर सरफेस और ऑन द इनर सरफेस। इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस दे आर कॉल्ड एज extrinsic peripheral proteins. If they are attached to the inner bilayer, inner lipid layer, then it is called as intrinsic peripheral protein. Basically, these type of proteins are enzymes, and they are cytoskeletal. What is the meaning of cytoskeletal? They provide structural stability to the cell membrane. For example, RBC के अंदर दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, that is spectrin and ankyrin. Spectrin and ankyrin are peripheral, intrinsic peripheral proteins. They provide structural stability to the cell membrane of RBC. It helps in maintaining the biconcavities of the RBC. अगर इनमें कोई डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से सेल का शेप बदल जाता है, स्फेरोसाइटोसिस, इलेक्ट्रोसाइटोसिस, इस तरह की कंडीशन में इन प्रोटीन्स का डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये आरबीसी अपनी बाइकनकेविटी लॉस कर देता है या लूज कर देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स जो थर्ड कंस्टिट्यूएंट्स है, ये सिर्फ 3% में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये सिर्फ 3% होता है और ये सिर्फ आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है, आउटर लेयर में, और दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये कैसे होते हैं? जैसे कि किसी सरफेस पे कोई चीज स्प्रिंकल कर दी जाए, पूरी छिड़क दी जाए, तो वैसे ही आउटर सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट्स स्प्रिंकल रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ मायोटीज। कार्बोहाइड्रेट मायोटीज बोलते हैं, जो कि आइदर प्रेजेंट इन एज ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। दे कैन एक्ट एज एंटीजन। बहुत तरह के एंटीजन होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एबीओ सिस्टम में जो हम ए और बी एंटीजन की बात करते हैं, ए और बी एंटीजन, दीज आर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग्स में भी हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। एक चीज और अब देखते हैं फ्लूइडिटी के बारे में। फ्लूइडिटी हमने पढ़ा था कि जो टेम्परेचर होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द फ्लूइडिटी। और कोलेस्ट्रॉल की हम बात करें, इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल डिक्रीजेस द फ्लूइडिटी। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स तो जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट ही रहते हैं, लेकिन अगर आप टेम्परेचर जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसको अगर आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया बाहर का या कम कर दिया सराउंडिंग का, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्लूइडिटी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो उतना नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि इसे घटा देंगे। कैसे करते हैं ये चीज देखेंगे। अगर ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। कोलेस्ट्रॉल आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये फॉस्फोलिपिड्स दूर जाना चाहेंगे, दे ट्राई टू मूव अपार्ट, लेकिन कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इनको पकड़ के रखता है, इनको जाने नहीं देता। इनके बीच में बॉन्ड होता है, इसको जाने नहीं देता। तो अगर मैं कंबाइंड इफेक्ट देखूं टेम्परेचर का कोलेस्ट्रॉल के साथ, तो जितना फ्लूइडिटी बढ़नी चाहिए थी टेम्परेचर इंक्रीज होने से, उतनी नहीं बढ़ेगी। वाइस वर्सा, अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स पास आना चाहेंगे, और पास आना चाहेंगे तो फ्लूइडिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल बीच में प्रेजेंट है, ये एकदम पास नहीं आने देगा, तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो थोड़ा सा फ्लूइडिटी आप देखेंगे तो इंक्रीज मिलेगा।
ये सिर्फ कंबाइंड इफेक्ट है, इसको आप इंडिविजुअल इफेक्ट से कंफ्यूज मत कीजिएगा। और जो प्रोटीन्स होते हैं, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि वो थ्रू एंड थ्रू प्रेजेंट होते हैं। दे आर ट्रांस मेम्ब्रेन। ये अगर लिपिड बाइलेयर है तो इसके पूरे थ्रू एंड थ्रू प्रेजेंट है, इनको क्या बोला जाता है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब रिसेप्टर की बात कर लेते हैं। रिसेप्टर्स, जैसे सेल के ऊपर सरफेस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो अगर जिस एरिया में, मान लीजिए ये पूरा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये पूरा सेल मेम्ब्रेन है, मैं सिर्फ यहां पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, इस रिसेप्टर को मैं बाहर ड्रॉ करता हूं कि कैसा होता है ये वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें फॉस्फोलिपिड बहुत पास पास आ जाते हैं। इसमें फॉस्फोलिपिड बहुत पास पास आ जाते हैं और नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन का वो एरिया है जहां पे फॉस्फोलिपिड बहुत पास पास में है, नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर हाई एज कंपेयर टू रेस्ट पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसके साथ में, इनके साथ एक प्रोटीन मॉलिक्यूल अगर अटैच हो जाए, जिसका एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगा और एक इंट्रा सेलुलर डोमेन होगा, तो इसको पहले इन्होंने क्या बोला, ये पूरा जैसा कंसेप्ट है कि ये एक लिपिड का एक समुद्र है, एक सी है। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आकर के इकट्ठे हो जाएंगे तो इन्होंने इस स्ट्रक्चर को बोला लिपिड राफ्ट, कि एक राफ्ट बन गया है। जैसे नदी में, ये अगर नदी बह रही है, इसके ऊपर एक राफ्ट है, ये एक राफ्ट है। वैसे ही पूरे के पूरे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में एक जगह ऐसा आएगा जिसमें लिपिड्स जो होंगे बहुत पास पास इकट्ठे होकर के एक राफ्ट जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसको उन्होंने बोला लिपिड राफ्ट। और इस लिपिड राफ्ट के साथ एक इंटीग्रल प्रोटीन अटैच हो जाएगा, जिसका एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगा और एक इंट्रा सेलुलर डोमेन होगा। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में किसी चीज से बाइंड करेगा और सिग्नल भेजेगा इंट्रा सेलुलर डोमेन में, जिससे कि बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, जो भी सेलुलर एक्टिविटी होनी है। इसको उन्होंने बोला रिसेप्टर्स। These lipid rafts are macromolecules. Thank you.